रीड करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर है वो है आइवन पेवलोव पे। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग को देखेंगे आज हम। उसमें जो उसके फाउंडर हैं बेसिकली, या वो जिन्होंने सबसे पहले इस पर काम किया, वो है आइवन पेवलोव। इनका पूरा नाम है आइवन पेट्रोविच पेवलोव। ठीक है, इस पर इनको देखेंगे आज हम। और अच्छा, ये इनकी कोटेशन लिखी है, देख लीजिएगा। वो कहते हैं कि साइंस जो है ना, ये आपकी पूरी लाइफ डिमांड कर रही होती है कि आप इसको पूरी लाइफ दें, फिर कहीं जाके आप इसके अंदर कुछ नया कर पाते हैं। ठीक है, इस तरह की ये कोटेशन इसकी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पेवलव वाज बोर्न ऑन सितंबर 14 1849 इन रियाजान, रशिया। रशिया के अंदर पैदा हुए थे। पेवलव obtained his degree in 1875। 1875 में डिग्री इन्होंने हासिल की। बिगेन मेडिकल ट्रेनिंग नॉट टू प्रैक्टिस इन एज अ फिजिशियन। फिजिशियन प्रैक्टिस करने के लिए इन्होंने नहीं ली थी, बल्कि वो रिसर्च करना चाहते थे फिजियोलॉजी के अंदर। ठीक है, जर्मनी में इन्होंने 2 साल स्टडी की। उसके बाद ये चले गए, वापस आ गए पेटर्सबर्ग में। ठीक है, यानी कि रशिया में। एंड स्पेंड सेवरल इयर्स एज लेबोरेटरी रिसर्च असिस्टेंट। असिस्टेंट के तौर पर काफी साल काम किया। डेडिकेटेड, इन्होंने अपने आप को टोटली डेडिकेट कर दिया था रिसर्च के लिए। ठीक है, ही रिफ्यूज टू बी डिस्ट्रैक्टेड बाय प्रैक्टिकल मैटर सच एज सैलरी, क्लॉथिंग एंड लिविंग कंडीशंस। इसको जो दुनियावी चीजें थी ना, उससे इसने बिल्कुल खुद को अलग कर लिया था। ठीक है, उन पर ये इसने तवज्जो देना ही बंद कर दी थी। जैसे ये दुनियावी चीजें होती है ना, सैलरी हो गया और दूसरे दुनियादारी के जो काम होते हैं उनसे। वंस ही वाज इन हिज 70s, ही वाज राइडिंग द स्ट्रीट कार टू हिज। अच्छा, ये हुआ एक दफा, ये हुआ कि ये गाड़ी लेके आ रहा था, तो ये जल्दी में उतरा तो चूंकि ये इसमें थी ना जल्दी, और डेडिकेटेड बहुत अपने काम को लेके, तो जल्दबाजी थी इसमें। तो कार से उतरा तो इसकी ना टांग टूट गई। एक टांग टूट गई। तो पास खड़ी एक औरत ने क्या बोला, अ वुमेन स्टैंडिंग नियर सा इट एंड सेड, हियर इज अ मैन ऑफ जीनियस। यहाँ वो कहती है, ये देखे वो बंदा जो जीनियस है, बट ही डजंट नो हाउ टू गेट ऑफ अ स्ट्रीट कार विदाउट ब्रेकिंग हिज। लेकिन वो ये नहीं जानता कि कैसे कार से उतरना है, टांग तोड़वा के ही उतरता है ये कार से। मतलब एक इस तरह का एक वाकया था इसका। अच्छा, उसके बाद ऑल्दो लेबोरेटरी रिसर्च वाज पेवलव्स ओवर राइडिंग इंटरेस्ट। लेबोरेटरी रिसर्च के अंदर उसको बहुत ज्यादा रिसर्च थी, सॉरी इंटरेस्ट था, लेकिन वो खुद से बहुत कम एक्सपेरिमेंट किया करता था। ठीक है, खुद से बहुत कम एक्सपेरिमेंट किया करता था। वो स्टूडेंट से करवाता था, सुपरवाइज करता था एक्सपेरिमेंट्स को। ठीक है, फ्रॉम 1897 टू 1930 150 रिसर्चर्स वर्कड अंडर पेवलव डायरेक्शन। 150 लोगों ने इसके अंदर काम किया। प्रोड्यूसिंग मोर देन 500 साइंटिफिक पेपर्स, 500 पेपर्स इन्होंने लिखे। अच्छा, उसके बाद इसका जो सारे काम होता ना, मैकेनिकली चल रहा होता था। ठीक है, इसका जो काम होता था मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चल रहा था टोटल। अच्छा, ही हिज वाइफ सारा होम ही। अच्छा, जो इसकी वाइफ थी, उनकी शादी हुई थी 1881 में। उसका काम सिर्फ ये था कि वो उसको दुनिया के मैटर्स से बचाती थी, दुनियादारी के कामों से बचाती थी। बाज दफा उसको ये भी याद कराना पड़ता था कि भाई जाके पे ले आओ। ठीक है, तो उस वो ज्यादातर काम, मतलब कि इसको दुनियादारी के कामों से बचा के रखती थी, क्योंकि इसको रिसर्च में काम करने में बहुत इंटरेस्ट था। पेवलव फैमिली लिव्ड इन पॉवर्टी। 1890 तक ये बहुत गुर्बत में गुजारा, लेकिन उसके बाद जब ये प्रोफेसर लगा तो उस वक्त इसके हालात बदलना शुरू हो गए। प्रोफेसर कहाँ लगा था ये? फार्माकोलॉजी में लगा था। फार्माकोलॉजी का प्रोफेसर था पेटर्सबर्ग मिलिट्री मेडिकल एकेडमी में। ठीक है, अच्छा, पेवलव रिमेन्ड अ साइंटिस्ट टू एट लास्ट। वो जिंदगी के आखिरी दिनों तक वो ना साइंटिस्ट रहा। इवन के जब वो बीमार हुआ ना, तो वो खुद को भी ऑब्जर्व करने लग गया था। यानी कि उसने फिर अपने फिजिशियन को बुलाया। बुलाने के बाद वो कहने लगा, माई ब्रेन इज नॉट वर्किंग वेल, ऑब्सेसिव फीलिंग्स एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स अपीयर। यानी कि वो अपने अपने सिम्टम्स खुद ही बताने लग गया उसको, अपने जो है मुआलिज या अपना डॉक्टर है। ठीक है, ही डिस्कस्ड हिज कंडीशन विद डॉक्टर फॉर अ व्हाइल एंड देन फेल asleep। वो थोड़ी देर उसने डिस्कस किया और अच्छा, व्हेन ही अवोक पेवलव रेज्ड हिमसेल्फ इन बेड एंड बिगेन टू सर्च फॉर हिज क्लॉथ्स। जब वो उठा, ये कंडीशन में उठा, उसने बोला कि मुझे कपड़े पहनाओ, मैंने काम करना है। ठीक है, लेकिन ये कहने के बाद, बोलने के बाद वो फिर गिर गया, और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। डेथ उसकी हुई है 27 फरवरी 1936 को। ये थोड़ी सी इसकी बायोग्राफी थी। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। पेवलव्स इंस्पिरेशन, इसके दो लोग इसकी इंस्पिरेशन थे। एक था डी आई पिजर्व,
D.I. पिजर्व, जो कि लिटरेरी क्रिटिक थे और नेचुरल साइंस को एडवोकेट करते थे, यानी कि नेचुरल साइंस को सपोर्ट करते थे। एक वो बंदा था, एक ये था सेशनव, एक बंदा था I.M. सेशनव। ये दो बंदे इसकी इंस्पिरेशन थे, इसकी मोटिवेशन थे। ये सेशनव क्या था? रशियन फिजियोलॉजिस्ट था, ठीक है, whom Pavlov described as the father of physiology। पेवलव ने इसको फादर ऑफ फिजियोलॉजी बोला था। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। एक तो प्रिजर्व है, लिटरेरी क्रिटिक था और नेचुरल साइंस का एडवोकेट था। दूसरा सेशनव था, फिजियोलॉजिस्ट, यानी कि इसको उसने बोला था फादर ऑफ फिजियोलॉजी। कुछ इसके अवार्ड्स हैं। 1904 के अंदर इसको नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी के अंदर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नोबेल प्राइज स्पीच ही इंट्रोड्यूस्ड कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। आपने जब स्पीच दे रहा था वहां पर इसने फिर कंडीशन रिफ्लेक्सेस को इंट्रोड्यूस करवाया। कंडीशन रिफ्लेक्सेस इसी की याद रखिएगा डिस्कवरी है। 1907 पेवलव वाज इलेक्टेड अकेडमिशियन ऑफ द रशियन एकेडमी, ये भी इसका एक अचीवमेंट है। उसके बाद 1912 के अंदर पेवलव वाज अवार्डेड एट ऑनररी डॉक्टरेट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। डिग्री इसको एजाजी डिग्री दी गई। 1915 के अंदर इसको एक एजाज मिला था जिसका नाम था लेजियन, ऑर्डर ऑफ द लेजियन ऑनर। ये एक अवार्ड का नाम है पेरिस के अंदर, ये भी इसको दिया गया था। उसके बाद इसके काम के जो की पॉइंट है, एक तो की पॉइंट सिंपल से बता देता हूँ। एक तो इसने ये फिजियोलॉजी पे काम किया था, ठीक है, उस पर काम कर रहा था। इसके साथ साथ इसका जो काम था ना लर्निंग का, उसने क्या किया था, सब्जेक्टिविज्म से उठा के, सब्जेक्टिव जो अप्रोच थी ना उससे उठा के ऑब्जेक्टिविटी की तरफ ले आया था इसका काम, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी की तरफ ले आया था इसका काम जो इसने करके दिखाया है। उससे पहले जो अप्रोचेस यूज हो रही थी वो सब्जेक्टिव अप्रोचेस थी। अच्छा, उसके बाद इसके काम के बाद क्या है, ये इसका जो काम था ना उसने बहुत हेल्प की थी वॉटसन को बिहेवियरिज्म पर काम करने के लिए, कि कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है और कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। इसलिए इसके बाद इसने वो एक मशहूर जो है एक्सपेरिमेंट किया था, क्लासिकल कंडीशनिंग पे इसका काम है ये, ठीक है। ही वाज द रिसर्च इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट टू एक्सप्लोर, पहला बंदा था जिसने एक्सप्लोर किया क्लासिकल कंडीशनिंग को, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है? द स्टिमुलाई कॉज रिस्पॉन्स एंड दैट द ब्रेन कैन एसोसिएट स्टिमुलाई टुगेदर टू लर्न न्यू रिस्पॉन्सेज, के एक स्टिमुलस मिलता है, फिर उसका रिस्पॉन्स होता है, फिर क्या है, ब्रेन या कोई ऑर्गेनिज्म सीख लेता है, उन दोनों के दरमियान में एसोसिएशन करके और लर्निंग हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हिज रिसर्च आल्सो स्टडीड हाउ सर्टेन पैरामीटर्स सच एज द टाइम, उसने टाइम को भी देखा कि टाइम का क्या रोल होता है जब आप ये लर्निंग करवा रहे होते हैं, ठीक है। टाइम को उसने बहुत इंपॉर्टेंस दी थी कि अगर टाइम आपने सही नहीं रखा या टाइम ड्यूरेशन कम या ज्यादा कर दिया तो वो भी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है, इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है आपकी लर्निंग को, ठीक है। अगर वो कहता है कि घंटी बजाने के आप 10 मिनट बाद खाना दोगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। कहता जैसे आपने घंटी बजाई है उसी वक्त आपने खाना भी देना है, फिर एसोसिएशन होगी, अदरवाइज एसोसिएशन नहीं होगी। तो टाइम भी एक अहम फैक्टर था, याद रखिएगा। His exploration of stimulus response model the association formed in the brain and effects of certain parameters on developing new behaviors became the foundation of future experiments in the study of human and animal behavior। इसका जो एक्सपेरिमेंट या इसका काम था वो बेस बना था फ्यूचर वर्क के लिए जो ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर पर किया गया। द डॉग्स लर्नड अ न्यू रिस्पॉन्स टू अ फेमिलियर स्टिमुलस विया स्टिमुलस एसोसिएशन, वही वाला कंडीशनिंग की बात है, एसोसिएशन की बात है। पहले वो कॉल्ड दिस लर्नड रिस्पॉन्स अ कंडीशनड रिस्पॉन्स, किसी चीज के साथ एसोसिएट करके जो सीखा जाता है वो कहते हैं, जो रिस्पॉन्स आता है या रिफ्लेक्स आता है उसको कंडीशनड रिफ्लेक्स बोला है इसने। उसके बाद यहां तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, उसके बाद इसका पेवलव एक्सपेरिमेंट या क्लासिकल कंडीशनिंग भी इसको कह सकते हैं, पेवलव एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। एक्सपेरिमेंट आपको पता ही है कि एक दफा ये क्या कर रहा था, हाँ जी, क्या कर रहा था ये, इस बेसिकली डाइजेशन पर काम कर रहा था, उसके साथ साथ इसका जो सलाइवे पर काम कर रहा था। तो ये देख रहा था कि ये सलाइवा कैसे क्रिएट होता है, कितना क्रिएट होता है, ठीक है। तो अचानक ऐसा हो कि एक्सीडेंटली इसने देखा, पहले तो ये इसको पता था, ये नोट कर रहा था ना कि जब खाना कुत्ते के सामने आता है, ठीक है, खाना कुत्ते के सामने आता है तो उसके मुंह में स्लाइवा क्रिएट होता है, स्लाइवे को ये क्या करता था, इस बोतल में वो जार में उसको मिलता जा रहा था, ठीक है। लेकिन ये जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था, वो अपने ट्रायल करी जा रहा था, तो फिर अचानक उसने नोट किया कि यार पहले तो ऐसा होता था कि खाना सामने आता था तो सलाइवा क्रिएट होता, ये नेचुरल है, हम इंसानों में ही ऐसा होता है, इंसानों में भी ऐसा होता है।
लेकिन इसने नोट किया कि यार अभी खाना आया नहीं है कुत्ते के सामने, उसके सामने हमने उसको दिया नहीं है, तो उसके पहले ही सलाइवा क्रिएट होना शुरू हो गया। तो वहां पर इसमें इसके जहन में घंटी बजी कि यार ये यहाँ पर क्या हुआ है, ये क्यों ऐसा हुआ कि उससे पहले ही उसने मतलब सलाइवा क्रिएट करना शुरू कर दिया। तो फिर उसकी गहराई में ये गया और उसने मजीद इसको देखा, स्टडी किया, तो उसको पता चला कि ये उसने जो है ना कुत्ते ने सलाइवा पहले क्रिएट करना शुरू कर दिया। अब उसने कैसे सलाइवा क्रिएट करना शुरू कर दिया, उसने थोड़ा सा स्टडी किया तो उसको पता चला कि ये जो मुलाजिम लेके आता है ना खाना, ठीक है, उसकी जो आवाज है कदमों की, अच्छा कई जगह पर इसकी आवाज लिखी हुई है, कई जगह पर कुछ लिखा हुआ है, कई जगह पर कुछ लिखा हुआ है। तो कदमों की आवाज इस कहीं पर लिखा हुआ है, तो वो कहता है कि कदमों की आवाज सुनी, तो उस आवाज सुनने की वजह से इसने सलाइवा क्रिएट करना शुरू कर दिया। फिर उसको पता चला कि ये इसने एसोसिएशन की है, ये कुत्ते ने ना एसोसिएशन की है, कनेक्शन बना है इसके साथ, आवाज के साथ, तो उसका सलाइवा क्रिएट होना शुरू हो गया। तो फिर उसने उसको घंटी के साथ उसने इसी चीज को पकड़ लिया कि यार अच्छा ऐसा होता है, तो फिर इसको हम मजीद एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो उसने एक्सपेरिमेंट किए, फिर घंटी वाला एक्सपेरिमेंट किया, घंटी बजाई और खाना दिया पहले उसने, ठीक है, फिर घंटी बजाई, खाना दिया, घंटी बजाई, और उसके बाद उसको पता चल गया कि ये वाकई इसकी एसोसिएशन होती है। फिर उसने और भी डिफरेंट चीजों को अप्लाई किया था उसके ऊपर। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, रुकिएगा जरा। यहां तक कोई किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन है? ओके, अभी दिखाता हूँ आपको। तो इस तरह से जो था इसका जो काम इसने किया है, इस तरह से बहुत ही जबरदस्त, अचानक वो कहते हैं ना एक्सीडेंटली इसकी इसके खाते में जानी थी वो बात, वो कहते हैं ना पता नहीं कौन सी नेकी काम आ गई, तो वो वाली बात थी। ये वीडियो देखिएगा, मुझे बताइएगा आवाज आ रही है वीडियो की? ये नो उसका सर, वीडियो की आवाज अच्छा ये उसका एक्सपेरिमेंट है, तो इसको वैसे ही देख लेते हैं। food. अब आवाज आ रही है? जी सर, अब आई थी। All the response, the ओके, देखें फिर। salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменять собаку. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. अब ये ना क्या कर रहा है, कुत्ते के सामने ना स्क्रीन लगा रहा है कि उसको पता ना चले कि क्या हो रहा है, क्योंकि इसने एक्सपेरिमेंट करना था ना, देखना था कि वाकई ही वो कंडीशनिंग हो रही है या नहीं। Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. अब ये देखिए उसने वो घंटी सी बजाना शुरू कर दी है, घंटी सी बजाई, अब वो खाना दे रहा है। A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. वो कह रहा है कि उसने डॉग ने क्या कनेक्ट कर दिया कि वो जो मेट्रोनोम की घंटी बज रही है, आवाज आ रही है उसके साथ के ये बजती है तो खाना आता है। Soon the sound alone made अब देखो अकेला साउंड है, खाना नहीं आया तो सलाइवा क्रिएट होना शुरू हो गया। the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная. Идите сюда.
Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Собака. अब ये देखो एसोसिएशन के साथ वो कहता है कि किसी और चीज के साथ एसोसिएट करके अगर वो रिस्पांस दे रहा है तो इसको कंडीशन रिफ्लेक्स बोला है। अब वो डिफरेंट आवाजों को आजमा रहा है, डिफरेंट चीजों की आवाजों के साथ या डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ देख रहा है कि वाकई ऐसा हो रहा है। Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. ये लाइट के साथ भी किया है, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को। Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild. जी ठीक है, देखा आपने एक्सपेरिमेंट? Yes, sir. चले, तो इस तरह से इसने एक्सपेरिमेंट किया था कि डिफरेंट चीजों को आजमा के देखा था इसने कि वाकई ऐसा हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो कंडीशन रिफ्लेक्स किसी चीज के साथ एसोसिएट करके जो आ रहा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, द डॉग्स रिस्पॉन्स ऑफ salivating when food is placed in its mouth is a natural reflex response of the digestive system. No learning is necessary for it to occur. Pavlov called this innate or unconditional reflex. एक तो वो है ना जो उससे रिफ्लेक्स लिया गया है, रिस्पॉन्स लिया गया है, उसको एसोसिएट करवा के, वो कंडीशन रिफ्लेक्स है। लेकिन एक वो रिस्पॉन्स है जो हमारा नेचुरली क्रिएट हो रहा होता है, यानी कि हमारे सामने खाना आया तो सलाइवा क्रिएट हो गया हमारे मुंह में, वो कहता है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स होगा, उसमें कोई लर्निंग नहीं है या कोई कंडीशनिंग नहीं है, जरूरत नहीं होती। ठीक है, Pavlov research is regarded as the first to explore the classical conditioning that stimuli cause responses and that brain, वही वाली बात है। In this way he gave the stimulus response association theory. ये इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है घुमा फिरा के, तो याद रखिएगा स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन थ्योरी यही है इसकी क्लासिकल कंडीशनिंग। Pavlov and his assistant discovered that many stimuli would produce the conditioned salivary. बहुत सी इसने चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि ये बजर हो गया, लाइट हो गई, विसल्स हो गए, टोन्स हो गई, बबलिंग वाटर हो गया, टिकिंग मेट्रोनोम हो गया जो अभी हमने देखा है। ये सारी चीजें ऑलमोस्ट हमने देखी है इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर, ये डिफरेंट चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट किया है। अच्छा, रीइंफोर्समेंट यानी कि फूड देना इज नेसेसरी फॉर लर्निंग टू टेक प्लेस। इसने बोला कि रीइंफोर्समेंट देना बहुत जरूरी है अगर आप लर्निंग करवाना चाहते हैं, यानी कि रीइंफोर्समेंट का बहुत अहम रोल है लर्निंग में। ये रिजल्ट था इसके सारे एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, कि रीइंफोर्समेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर लर्निंग। ठीक है, ये इसका एक्सपेरिमेंट था। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें जी। नहीं है, चलें। कंडीशन रिफ्लेक्स मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, गुड हो गया। अ कंडीशन रिफ्लेक्स आल्सो नोन एज कंडीशन रिस्पांस, रिस्पांस भी कहा जा सकता है, रिफ्लेक्स भी कहा जा सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने कि आप ये नहीं कहना कि ये पता नहीं क्या है। इज एन अक्वायर्ड और लर्नड रिस्पांस। ये इस तरह भी पूछा जा सकता है कंडीशन रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, वो अक्वायर का ऑप्शन भी दे सकता है, लर्न रिस्पांस का भी दे सकता है। इन विच सब्जेक्ट, इन विच क्या करता है सब्जेक्ट, learns to associate a previously unrelated neutral stimulus, जिसमें वो क्या करता है, एक न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ एसोसिएशन क्रिएट कर लेता है, जिसके साथ पहले उसकी कोई एसोसिएशन नहीं होती है, जिसके वजह से पहले कोई भी चेंज नहीं आ रहा होता। एसोसिएशन की बात हो, एक्वायर की बात हो, लर्निंग की बात हो, तो यही वाली बात है, स्टिमुलस दैट क्रिएट सम काइंड ऑफ रिएक्शन। अच्छा, उसके बाद ड्यूरिंग डिस्टिंग्विश्ड कैरियर Pavlov वर्कड ऑन 3 मेजर प्रॉब्लम्स, 3 प्रॉब्लम्स पर इसने काम किया था अपने करियर के अंदर। कौन सी प्रॉब्लम? पहली क्या है, द फर्स्ट कंसर्न द फंक्शन ऑफ द नर्व्स ऑफ द हार्ट, एक तो ये थी, ठीक है, हार्ट के नर्व्स पर इसने काम किया था, उसके फंक्शन पर। द सेकंड इन्वॉल्व द प्राइमरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेशन सिस्टम पर काम किया था इसने। हिज ब्रिलियंट रिसर्च ऑन डाइजेशन वॉन वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन एंड द 1904 नोबेल प्राइज, इसके इस काम की वजह से इसको मिला था। उसके बाद थर्ड, his third research area for which he occupies a prominent place in the history of psychology, जिसकी वजह से इसको हिस्ट्री के अंदर हमेशा के लिए ये साइकोलॉजी की हिस्ट्री का हिस्सा बन गया ये बंदा, वो था कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। ठीक है, अब कंडीशन रिफ्लेक्सेस को एक और थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि कंडीशन रिफ्लेक्सेस अगर आपको ये पूछा जाए
कि क्या कंडीशन रिफ्लेक्सेस रिलेट करते हैं लर्निंग के साथ, तो आप बोलेंगे जी करते हैं, क्योंकि लर्निंग का ही तो पार्ट है ये सारा। तो इस तरह किसी भी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, कोई भी चीज पकड़ना चाहे, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि क्या लर्निंग रिलेट करती है कंडीशन रिफ्लेक्स के साथ, या ये एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, या इनका कोई आपस में रोल है, तो आप कहेंगे जी ये उस लर्निंग का ही टॉपिक है बेसिकली, ठीक है जी। उसके बाद द नोशन ऑफ द कंडीशन रिफ्लेक्स ओरिजिनेटेड एज सो मैनी साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज डिड विद एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी। वो कहता है इसके इस कॉन्सेप्ट ने ना बाद में बहुत मतलब के जो है साइंटिफिक हिस्ट्री के अंदर बहुत इसने अपना रोल प्ले किया, ये जो एक्सीडेंटल इसकी डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। इन वर्किंग ऑन द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन डॉग्स, पेवलव यूज्ड द मेथड ऑफ सर्जिकल एक्सपोजर। वही वाला इसने उसकी सर्जरी की थी कुत्ते की, ठीक है, वो करने के लिए उसका ऑपरेशन करके लगाया था इसको। अच्छा, वन एस्पेक्ट ऑफ हिज दिस वर्क डेल्ट विद द फंक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा के साथ काम करना था बेसिकली इसने। डॉग सलाइवेटेड एट द साइट ऑफ फूड, वही वाला एक्सपेरिमेंट। द अनलर्नड रिस्पांस ऑफ सलाइवेशन समहाउ बिकेम कनेक्टेड विद कंडीशनड टू स्टिमुलाई प्रीवियसली एसोसिएटेड, वही वाली बात है। अच्छा, इन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ हिज क्लासिक बुक कंडीशनड रिफ्लेक्स, इंपॉर्टेंट चीज है कि इसने ये बुक लिखी थी कंडीशन रिफ्लेक्सेस 1927 के अंदर। Pavlov gave due credit to Rene Descartes for the developing on the idea of reflex। पहली दफा जो कॉन्सेप्ट दिया था ना रिफ्लेक्स का, वो रेने डिस्कार्टिस ने दिया था, याद रखिएगा। रेने डिस्कार्ट, कुछ लोग डिस्कार्ट पढ़ते हैं, कुछ डिस्कार्टिस, डिस्कार्ट भी सही है। इसका रिफ्लेक्स का जो कॉन्सेप्ट है 300 साल पहले रेने डिस्कार्ट ने दिया था, ठीक है। ही नोटेड दैट व्हाट डिस्कार्ट कॉल्ड द नर्वस रिफ्लेक्स वाज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर हिज रिसर्च प्रोग्राम। वो कहता है इसका इस कॉन्सेप्ट की वजह से मेरी रिसर्च स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिस्कार्ट द एक्शंस ऑफ द बॉडी आर रिफ्लेक्स एक्शंस। वो कहता है कि हमारी बॉडी के जो एक्शंस होते हैं ना, वो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, ठीक है। बट एक्शंस ऑफ द माइंड आर मीनिंगफुल, कॉन्शियस एंड वॉलंटरी। जबकि हमारे माइंड के जो एक्शंस होते हैं ना, वो मीनिंगफुल होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, वॉलंटरी होते हैं, तो इसको भी जहन में रखना। उसके बाद 3 प्रिंसिपल दिए थे बिहेवियरिज्म के। एक था बिहेवियरिज्म इज लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इसका कहना था कि जो बिहेवियर होता है ना, हम लर्न कर रहे होते हैं हमारे एनवायरनमेंट से, हमें एनवायरनमेंट से लर्निंग हो रही होती है, ठीक है। जैसे कि वो सलाइवा क्रिएट करता है साउंड को सुनने से। अच्छा, बिहेवियर मस्ट बी ऑब्जर्वेबल। वो कहता है बिहेवियर लाजमी तौर पर ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, ठीक है, जो कुछ हो रहा है वो आप उसको देख सको। ऑल बिहेवियर्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्मूला स्टिमुलस रिस्पॉन्सेज। वो कहता है जितने भी हम बिहेवियर शो कर रहे होते हैं या हमने लर्न किए होते हैं ना, वो सारे एक ही फार्मूले से हमने सीखे होते हैं। वो फार्मूला कौन सा है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स वाला। पहली दफा हमें कोई स्टिमुलस मिलता है, उसके जवाब में हम रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो हमारा बिहेवियर बन जाता है, ठीक है। उससे हमारी लर्निंग हो जाती है, वो पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है हमारे, ठीक है। ये 3 चीजें थी। बिहेवियर इज लर्न फ्रॉम द एनवायरनमेंट, बिहेवियर मस्ट बी ऑब्जर्वेबल, ऑल बिहेवियर्स आर अ प्रोडक्ट ऑफ फार्मूला स्टिमुलस रिस्पॉन्स। उसके बाद दीज प्रिंसिपल फॉर्म्ड अ फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरिज्म फॉर फ्यूचर वर्क। इसने बिहेवियरिज्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड की थी इसके इस फॉर्मूले ने। ये 3 जो इसके प्रिंसिपल्स थे, ठीक है जी। यहां तक कोई क्वेश्चन? नो सर। सर जो प्राइमरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है सर, वो कौन से होते हैं? प्राइमरी डाइजेस्टिव ग्लैंड, जी सर, इधर ऊपर ही इधर था, किसी ने बयान दिया है। अब वो इसमें ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है हमारा, वो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी का टॉपिक है, इसके हवाले से कोई पूछें। ग्लैंड्स वो मतलब कि जो हमारे, उसने बोला था कि वो ग्लैंड्स जो हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, चीजों को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे होते हैं, उनकी बात कर रहा है वो। सर वो तो कौन से ग्लैंड है? उस सर पे इसी ने फिर बात की है जो इसने कहा। उस पे फिर बात करेंगे, उस पे फिर बात करेंगे, इस हवाले से कोई बात करें, ये जो हमारा लर्निंग और बिहेवियरिज्म वाला ग्लैंड्स वाला, नो वो सर। हाँ फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी का टॉपिक है, उस पे भी बात कर लेंगे सर जब। फोबियाज सर और इसमें उस पे भी यानी काम किया और इधर भी काम किया उसने। किसमें? सर इसी ने मतलब फिजियोलॉजी में भी काम किया, इसका जो बात था फिजियोलॉजी में पढ़े थे। बेसिकली ये फिजियोलॉजिस्ट ही था, फिजियोलॉजिस्ट ही था ये वाला जो हमारा पेवलव है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि वो क्या था, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली वो फिजियोलॉजिस्ट था एक, ठीक है।
और इसका जो काम जी। हमारे लिए काम का है ना, हमारे काम के जो इसका वर्क है वो यही वाला है, लर्निंग के हवाले से जो इसने किया था, और यही पढ़ाया जाता है साइकोलॉजी के अंदर। सर फियर और फोबियाज भी इसी से रिलेटेड हैं कंडीशनिंग से? जी जी, वो फोबियाज क्लासिकल कंडीशनिंग में ही आते हैं, कंडीशनिंग में ही आ रहे होते फोबियाज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स इन क्लासिकल कंडीशनिंग। अगर आप इस क्लासिकल कंडीशनिंग को समझना चाहते हैं तो आपको कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए, जिसमें न्यूट्रल स्टिमुलस है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, कंडीशन स्टिमुलस है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है, कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स है, ये वाले। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस वो स्टिमुलस होता है जिसका आम लाइफ में रूटीन में कोई काम ना हो, या कोई भी रिस्पॉन्स या कोई भी चेंज ना ला रहा हो। जैसे कंडीशनिंग से पहले या एसोसिएशन से पहले अगर घंटी बजाई जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुत्ते को कोई फर्क नहीं पड़ता था, पहले बहुत सी घंटियां उसने सुनी होंगी। ठीक है, जब तक उसकी घंटी का जो ताल्लुक है एसोसिएशन खाने के साथ नहीं बनाई गई थी, उस वक्त तक उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो घंटी जो होगी वो न्यूट्रल स्टिमुलस है। ठीक है, आपको दो तरह से फंसाया जा सकता है न्यूट्रल स्टिमुलस में, याद रखिएगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि न्यूट्रल स्टिमुलस कौन सा स्टिमुलस होता है, वो न्यूट्रल स्टिमुलस से क्या कोई रिस्पांस पैदा हो रहा होता है या नहीं हो रहा होता है। अगर वो पूछे नेचुरल या नॉर्मल लाइफ में, नेचुरली क्या न्यूट्रल स्टिमुलस कोई रिस्पांस क्रिएट करता है, तो आप बोलेंगे नहीं करता। न्यूट्रल स्टिमुलस उस वक्त रिस्पांस क्रिएट करेगा जब उसकी एसोसिएशन होगी, जब उसको साथ जोड़ दिया जाएगा खाने के या किसी के साथ। ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस अगर ये भी पूछा जा सकता है कि किस स्टिमुलस के साथ मिलकर रिस्पांस क्रिएट करता है, तो आप बोलेंगे नेचुरल स्टिमुलस के साथ। खाना नेचुरल स्टिमुलस था ना, या इसको कंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस भी कहा जा सकता है। नेचुरल स्टिमुलस या अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ मिलके ये रिस्पांस क्रिएट करता है। तो 3-4 क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, तो हर तरह से आपने क्लियर करना है खुद को, ताकि वो आपको फंसा ना सके। ठीक है, न्यूट्रल स्टिमुलस का कंडीशनिंग से पहले कोई रिस्पांस नहीं क्रिएट कर रहा होता, बस इतना सा याद रखिए। और ये यहां पर हमारे पास जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो है बेल। अच्छा, अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है? फूड। फूड यानी कि वो स्टिमुलस जिसको रिस्पांस क्रिएट करने के लिए किसी भी तरह की कंडीशन की जरूरत ना हो, वो अनकंडीशनड स्टिमुलस है। ठीक है, सिंपल सा मैं आपको सादा जुबान में समझा देता हूं कि वो स्टिमुलस जिसको रिस्पांस क्रिएट करवाने के लिए किसी किस्म की कंडीशन की या किसी चीज की जरूरत ना पड़े, किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े, वो अनकंडीशनल स्टिमुलस है। यहां पर फूड हमारा अनकंडीशनल स्टिमुलस है, और इस स्टिमुलस की वजह से जो रिस्पांस आता है वो अनकंडीशनड रिस्पांस होगा। यानी कि हमारे सामने खाना आता है, नेचुरल है कि हमारे मुंह में पानी आता है, ये नेचुरल चीजें हो रही होती हैं। खाना नेचुरल प्रोडक्ट है, उससे उसके रिस्पांस में नेचुरल रिस्पांस आ रहा है, ये दोनों अनकंडीशनड होगी, यहां पर किसी कंडीशन की जरूरत नहीं होती। और कंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है? वो स्टिमुलस जिसको हम नेचुरल स्टिमुलस के साथ या अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ जोड़ देते हैं, वो कंडीशनड स्टिमुलस बन जाता है। मिसाल के तौर पर, कंडीशनल स्टिमुलस इज द substitute stimulus that triggers the same response in an organism as an unconditioned stimulus. For example, Pavlov's dog learned to salivate at the sound of the bell. बेल का जो साउंड है वो कंडीशनड स्टिमुलस है, क्योंकि वो अब उसको हमने एसोसिएट कर दिया किसके साथ? खाने के साथ। अब उस कंडीशनड स्टिमुलस के साथ जो रिस्पांस आ रहा होता है वो कंडीशनड रिस्पांस आता है। यानी कि बेल बजाने से जो रिस्पांस आ रहा है वो हमारा क्या है? कंडीशनड रिस्पांस। अगर आपको सारा कुछ भूल जाए, कंसेप्ट याद ना रहे, तो आपने क्या याद रखना है कि घंटी की जो बेल है वो हमारी कंडीशनड स्टिमुलस है, और घंटी की बेल बजाने से, और सॉरी बेल की आवाज से, बेल की आवाज जो है वो हमारे पास, बेल की आवाज जो है वो कंडीशनड स्टिमुलस है, और बेल बजाने से जो रिस्पांस आ रहा होता है वो कंडीशनड रिस्पांस होता है। इस तरह से याद कर लेना। और एक चीज और अहम याद रखना कि ये वाला बेल कब इंपॉर्टेंट होगी हमारे लिए? कंडीशनिंग के बाद, एसोसिएशन के बाद, जब उसको खाने के साथ एसोसिएट किया जाएगा ना, उसके बाद वो हमारे लिए कंडीशनड बनेगा। उससे पहले कंडीशनड नहीं है वो, उससे पहले वो न्यूट्रल है। ये बात याद रखनी है आपने। समझ आ गई? कोई क्वेश्चन यहां पर? कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। ओके, डेली लाइफ एग्जांपल्स को कुछ देख लेते हैं। इफ अ चाइल्ड स्टार्ट्स क्राइंग व्हाइल गेटिंग इंजेक्शन, वो कहता है कि एक बच्चा, अगर कुछ बच्चे इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो अगर एक रोना शुरू कर देगा, तो मोस्ट ऑफ द किड्स अराउंड आल्सो स्टार्ट क्राइंग। उसके आसपास जो लोग हैं, बच्चे हैं खड़े इंजेक्शन के लिए, वो भी या डर जाएंगे या रोना शुरू कर देंगे। जैसे यहां पर पिक्चर में दिखाया गया है कि एक इंजेक्शन लगवा रहा है तो दूसरा पीछे उसके खड़े त्राह निकल रहे हैं। ठीक है, वो डर ही जा रहा है ऐसे।
द चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन द लाइन हैव ऑलरेडी एसोसिएटेड द नीडल विद पेन। अब वो वहां पर खड़े एसोसिएट कर रहे हैं कि नीडल लगती है, सुई लगती है तो पेन होता है, उसने उन्होंने एसोसिएट कर लिया। दिस इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग वेयर क्राइंग इज द लर्नड बिहेवियर। जो क्राइंग है ना, यानी कि इंजेक्शन लगने से पहले क्या है, वो लर्नड बिहेवियर है। अच्छा, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट के अंदर इसका यूज होता है। उसके बाद ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस में इसका यूज हो रहा होता है, यानी कि वहां पर इसकी मौजूदगी होती है। उसके बाद फोबियाज जो होते हैं